हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं अमित कुमार। आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी यूपीपीसीएस मेंस के लिए। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक होने जा रहा है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत में जो उपनिवेशवाद है वो 3 चरणों में विकसित हुआ। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। सबसे पहले हम उपनिवेशवाद को समझ लेते हैं है क्या ये। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें मातृ देश किसी दूसरे देश का आर्थिक शोषण करता है वहां पर अपनी व्यवस्था स्थापित करके। जैसा कि भारत में हुआ 1757 के बाद, जिस तरह से बंगाल में वहां पर रेवेन्यू पर नियंत्रण किया गया, किंग मेकर की भूमिका में आए। फिर 1764 के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर। पड़ोसी राज्यों से युद्ध कर करके उनको अपने क्षेत्रों में मिलाते गए और एक बड़े क्षेत्र का भारत ने औपनिवेशीकरण करके आर्थिक शोषण किया। ध्यान रहे, इसके तहत जो भी डेवलपमेंट किया जाता है दूसरे देश में मातृ देश के द्वारा, वो सारा डेवलपमेंट अपने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसा कि भारत में रेलवे का विस्तार हो या फिर सड़कों का विस्तार हो, कुछ उद्योगों की स्थापना की गई, तो वो सब कुछ अपने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर। भारत के कल्याण का कोई उद्देश्य इसमें निहित नहीं था। तो हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, तीनों चरणों को समझते हैं। वाणिज्यवादी चरण। उपनिवेशवाद की खास बात यह भी होती है कि वो अपने उसके लेजिटिमेसी के लिए, अपने शासन की, वो सिद्धांत करता है। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया, पहले वो वाणिज्यवाद का सिद्धांत ले आते हैं, फिर मुक्त व्यापार का सिद्धांत ले आते हैं, उपयोगितावाद का सिद्धांत ले आते हैं। व्हाइट मेन्स बर्डन की थ्योरी तो हम सब लोग जानते ही हैं। श्वेत व्यक्ति का बोझ किस तरह से अपने शासन को लेजिटिमाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उस थ्योरी को गढ़ा था। तो पहला जो चरण है, इस 3 चरणों में डेवलप हुआ। पहला चरण है वाणिज्यवादी चरण, 1757 से लेकर 1813 तक माना जाता है। इतिहासकारों के द्वारा इस उपनिवेशवाद को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला जो चरण है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, जो तरीके थे, तो वो ये थे कि बुलियंस जिसके पास होगी, जिसके पास मुद्रा होगी, सोने चांदी इन सब के रूप में स्वयं मुद्राएं थी, वही देश सबसे ज्यादा मजबूत होगा और वही दुनिया पर शासन करेगा। तो इसका कैसे वो मजबूत होगा, तो व्यापार के द्वारा होगा। व्यापार से कैसे, तो व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करके। लाभ कैसे होगा, तो वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करो, राजनीतिक प्रशासनिक, जैसा कि इन्होंने किया। देखेंगे प्लासी युद्ध के बाद ये क्या करते हैं। तो उस प्लासी के बाद आप देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो हस्तशिल्पी थे उन सब का जो उत्पादन होता था वो बहुत कम दामों पे खरीद लेते थे। ददनी प्रथा थी जिसमें वो मजबूर कर देते थे, बहुत अग्रिम धनराशि देके उनसे उत्पादन कराते थे और बहुत ही औने पौने दाम पे, कम दाम पे उनसे उनकी वस्तुएं खरीद के फिर वहीं ज्यादा दाम पर बेचकर उससे लाभ प्राप्त करके वो धन अपने मातृ देश की तरफ भेजते थे। इसके अलावा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के बाद यहाँ से कच्चे माल के तौर पे संसाधनों का निर्गमन हुआ मातृ देश की तरफ। फिर वहां से वस्तुएं निर्मित होती थी जो कि भारत के बाजारों में आती थी। तो अगर हम कारण स्वरूप प्रभाव परिणाम के तौर पर देखें तो कारण कह सकते हैं, भारत में वाणिज्यवाद के चरण का सबसे बड़ा जो कारण था औपनिवेशिक प्लासी युद्ध के बाद का राजनीतिक नियंत्रण। सीधी सी बात है, उसके बाद इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। उद्देश्य यही था, अधिकतम व्यापारिक लाभ, इसीलिए ये औपनिवेशवाद के तहत इस चरण को ले आते हैं। भारत के संसाधनों का दोहन, जो कि औपनिवेशिक मानसिकता में ही निहित है। स्वरूप क्या था, तो उद्देश्य स्वरूप ऐसा था कि हाँ, व्यापार पर एक अधिकार होगा, तभी हम जो है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हासिल कर सकेंगे। तो इन्होंने बाकी सारे कंप्यूटरों को बाहर किया, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया। अब देखेंगे कि बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां थी, डच फ्रांसीसी, सबको ये 1760 के युद्ध में वांडीवास की लड़ाई में बाहर कर देते हैं फ्रांसीसियों को भारत से। वेडरा की लड़ाई में डचों को बाहर कर देते हैं। तो पूरा एक तरह से एकाधिकार भी स्थापित कर लेते हैं व्यापार में ये। भारतीय शासकों से वसूली भी, जैसे अब देखेंगे कि जो भू राजस्व व्यवस्था स्थापित हुई 3 तरह की। बंगाल में जैसे अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, फिर रैयतवारी, रैयतवारी के अलावा तीसरा जो था महालवाड़ी। ये 3 जो भू राजस्व व्यवस्थाएं स्थापित की गई, ये भी क्या था, इनका भी उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलें।
अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की जिम्मेदारी जमींदारों को दे दी गई, उनका फिक्स कर दिया गया, यहाँ भी ज्यादा राजस्व वसूला गया, रैयतवाड़ी से भी और इन सब का परिणाम क्या हुआ, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई, भुखमरी का शिकार हुए, अकाल आया, 1773 में एक बहुत बड़ा अकाल आता है। तो नकारात्मक परिणाम इसके दिखाई देते हैं। हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन हो गया। क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि जब आप उनको बहुत न्यूनतम मूल्य पर उत्पादन करने के लिए मजबूर करोगे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने उंगली, हस्तशिल्प कुटीर के जो उद्यमी थे उन लोगों ने अपने उंगलियां ही काट ली, जिससे उन्हें उत्पादन ना करना पड़े, मजदूर हो गए वो, कृषि पर बोझ बन गए वो, क्योंकि अपना काम छोड़ छोड़ के वो कृषि में जाने लगे। तो धन इंग्लैंड की तरफ धन का प्रवाह हुआ। इस धन का निकास का हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी है दादा भाई नौरोजी ने दी है, उन्होंने स्पष्ट किया किस तरह से देखो भारत से ब्रिटेन की तरफ धन का प्रवाह हो रहा है। अगर मैं यहाँ एक आंकड़े की बात करूं तो जब मुगल काल था, इवन लेटर मुगल के टाइम पे भी 1707 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की जो जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की जीडीपी का 23% थी, और जब भारत आजाद हो रहा है तो 23 से घटकर 3% पे पहुंच जा रही है। इसका परिणाम था ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप भारत का शोषण किया। ठीक है, कुछ सकारात्मक तत्व अगर निकाले तो हाँ कह सकते हैं प्रशासनिक, आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत हो रही है, भारत का वैश्विक व्यापार से जुड़ाव हो रहा है। अब आप इतना मैकेनिज्म स्थापित करोगे शोषण के लिए, तो कुछ तो उसका बाई प्रोडक्ट निकल कर आएगा पॉजिटिव रूप में। आगे देखते हैं। देखिए दूसरा चरण, ये 1813 से लेकर 1858 तक का माना जाता है। पहला चरण 1757 से 1813 तक का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर आ जाता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वाद के चरणों का, औपनिवेशिक वाद के चरणों का उल्लेख करिए, प्रश्न आया भी है ये, तो आप लोग जिससे लिख सकें इसको मेंस में, तो समझिएगा अगला जो चरण आ रहा है 1813 से 1858 के बीच आ रहा है, इसके लिए कौन सा सिद्धांत गढ़ा जा रहा है? इसके लिए जो है हस्तक्षेप की नीति लाई जा रही है। जो सिद्धांत गढ़ा गया उसे कहते हैं हस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर की थ्योरी। कौन सी थ्योरी? तो हस्तक्षेप की नीति को कहेंगे लेसेस फेयर, सॉरी लेसेस लेसेस फेयरी, इंग्लिश में उसे बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। क्या थी ये नीति? तो ये नीति एडम स्मिथ जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस थ्योरी को दिया था। कहते हैं कि बाजार का विकास तभी हो सकता है, अर्थव्यवस्था की उन्नति तभी हो सकती है जबकि अर्थव्यवस्था को मुक्त छोड़ दो, किसी तरह का उस पर सरकारी नियंत्रण न रखो। यानी कि जो उत्पादक हैं, उद्यमी हैं, वो अपना उत्पादन करें, स्वतंत्र बाजार उन्हें मिले। इससे क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी अन्य उद्यमियों से, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, वस्तुएं सस्ती होंगी और व्यापार की स्वतः उन्नति होगी। तो इसी नीति को जो है आगे बढ़ाया गया। 1813 के बाद आप देखते हैं जो चार्टर एक्ट आता है 1813 में, 1813 के चार्टर एक्ट में यह किया गया कि मुक्त व्यापार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को, व्यापार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर चाय और चीन के साथ, चाय का व्यापार और चीन का, इन दोनों पे इनको एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार को, इन दोनों का एकाधिकार तो दिया गया कंपनी को, बाकी सारा एकाधिकार इनका छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि मुक्त व्यापार की थ्योरी आ चुकी थी। मुक्त व्यापार की थ्योरी लाने का रीजन भी था क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में, और भी पूंजीपतियों का दबाव था कि भाई कंपनी के अलावा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अलावा अन्य कंपनियों का दबाव था कि भाई हमें भी मौका मिले भारत में अपने वस्तुओं को बेचने का। और इस दबाव का परिणाम था कि इनको मुक्त व्यापार की नीति लानी पड़ी। मुक्त व्यापार की नीति से क्या हुआ? भारत में वस्तुओं की डंपिंग की बाढ़ आ गई। यहां से कच्चा माल जा रहा है, वस्तुएं बन के आ रही हैं, और मशीनों की बनी सस्ती वस्तुओं के सामने भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा जो हाथों से बुनकरों की बनाई गई वस्तुएं थी, कहां टिक पाती वो?
चाहे उनके हाथों के बने बर्तन हों, चाहे उनके बुनकरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हों। बड़ा मुश्किल था उस मशीनों से बने उन सस्ते उत्पादों के आगे टिक पाना। इसके लिए इन्होंने और भी तरीके अपनाए। यही नहीं, इन्होंने क्या किया कि टैरिफ, जैसे भारत की जो वस्तुएं जाती थी, जो भारत का निर्यात होता था, उस पर तो टैरिफ लगा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। तो भारत की वस्तुएं ब्रिटेन में महंगी हो जाती थी, लेकिन जो आयात होता था उसका टैरिफ गिरा दिया, तो भारत में वस्तुएं और सस्ती आती थी। मतलब अपनी इस मुक्त व्यापार की नीति को लागू करने के साथ साथ ऐसे आर्थिक ऐसे उसमें उसका व्यापार को उनके सुगम बनाने के लिए ऐसी ऐसी नीतियां गढ़ी गई, टैरिफ घटाया गया, जिससे कि भारत में आसानी से इन वस्तुओं का वो हो सके। आगे आप देखेंगे सड़कों का निर्माण कर रहे हैं डलहौजी के टाइम पे, रेल, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो जो उत्पाद हैं, जो माल हैं, वो गांव तक पहुंच सके, गांव तक, दूर दूर तक, दूर दूर के इलाके तक उनकी उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाया जा सके, और कच्चे माल को उठाकर बंदरगाह तक ले जाकर फिर ब्रिटेन तक भेजा जा सके। ये सारा विकास आप देखेंगे आगे होता है डलहौजी के टाइम पे, इसी इसी एरा में होता है, मुक्त व्यापार और औद्योगिक पूंजीवाद के तहत। ठीक है, तो जैसा दिख रहा है, रेल, डाक, तार जैसी सुविधाओं का विकास, वस्तुओं का भारत में आयात, भारतीय कच्चे माल जूट का निर्यात। ये जो एक प्रेजेंटेशन है, कारण स्वरूप फॉर्म के फॉर्म में है। इस तरीके से कभी अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद के चरणों को आप उसके कारण और प्रभाव के, उसके कारण और परिणाम को बताओ, तो आप इस तरह से अपने आंसर को डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका नकारात्मक परिणाम, हस्तशिल्प उद्योगों का और विनाश हुआ। शुरुआत जो हुई थी वाणिज्यवादी चरण में, ये मृतप्राय हो गया, यहां तक आते थे दम तोड़ दिया हस्तशिल्प उद्योगों ने। भारत बस एक कच्चा माल उत्पादक देश मात्र बनकर रह गया, जो कि जीडीपी में कभी 23% रखता था, अब वो एक कच्चे माल का उत्पादक देश रह गया, दूसरे देश के लिए राह का काम करता था। व्यापार असंतुलन, भुगतान संतुलन तो जो था व्यापार का, वो मातृ देश ब्रिटेन के पक्ष में था। भारत पूरी तरह से कंगाल होना शुरू हो गया। कुछ अगर इसके सकारात्मक पहलुओं को अगर देखें तो कह सकते हैं कहाँ आधुनिक रेलवे परिवहन का विकास हुआ, क्योंकि उनको बंदरगाहों का विकास हुआ, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों को पहुंचाना था गांव तक, कच्चे माल को ले आना था, तो संचार साधनों में वृद्धि की। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत बेंटिक के टाइम में 1835 में हो रही है। तो क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे आप देखोगे मैकाले एक थियरी ले आ रहा है। मैकाले कहता है कि भारत केवल वो रंग रूप से काले रह जाएंगे, मानसिकता से अंग्रेज हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? वो अंग्रेजी पहनावे को प्रमोट करेंगे, उसको अपनाएंगे, खान पान को अपनाएंगे। अंग्रेजी मानसिकता डेवलप होने से तो अंग्रेजी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके पीछे किसका एक निहित उद्देश्य था। यही नहीं, वो अपने सिस्टम को जब पढ़े लिखे बाबू कर्मचारी तैयार हो जाएंगे अंग्रेजी में पढ़े लिखे, तो अपनी उनको प्रशासनिक व्यवस्था में नीचे के पदों पर लगाकर काम लेना भी इनके लिए आसान हो जाएगा। तो हालांकि ये जो सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं, इसका नियत नहीं थी उनकी, लेकिन ये अनजाने में ही सही या अपने लाभ के लिए जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, उसका ही सकारात्मक परिणाम है। कह सकते हैं संकार संचार साधनों, आधुनिक परिवहन, इन सबका यूज जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी हुआ। क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां करना आसान हो गया, मीटिंग करना आसान हो गया, एक दूसरे से मिलना संचार करना आसान हो गया। तो ये भी इसका एक सकारात्मक योगदान कह सकते हैं, आईएनएम में योगदान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चरण पे आते हैं, वित्तीय पूंजीवाद या निवेश का चरण। तो आप देखेंगे 1857, 58, 60 तक आते आते स्थिति ये थी कि अब माल सिर्फ बेचने से दूसरे देशों में, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक देश थे, वहां पे माल डंप करने से ही काम नहीं चल रहा था। क्योंकि अब क्या था कि उन्हें निवेश के नए नए रूट्स तलाशने थे, नई जगह तलाशनी थी। क्योंकि ये ज्यादा अच्छा था ना कि वहां पे जहां पे मैकेनिज्म उनका पूरा स्ट्रांग हो चुका। अच्छा, एक रीजन और भी था
1858-60 के बाद आप देखेंगे राजनीतिक नियंत्रण लगभग लगभग पूरी तरह से भारत के पूरे क्षेत्र पर स्थापित हो चुका है ब्रिटिशर्स का। प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है, आप देखेंगे 1858 के अधिनियम के बाद से क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो जब इतना सब कुछ हो चुका है, एक तरह से वो पूरी व्यवस्था ब्रिटेन की ही है उस देश में, तो क्यों ना वहां जाके निवेश करें, यहां से उत्पादन करके वहां माल ले जाना, लगेज कास्ट, ट्रांसपोर्ट कास्ट सबसे बच जाएंगे वो। तो उन्होंने निवेश किया भारत में। पर निवेश देखिए कहाँ कर रहे हैं वो, निवेश वो किसी बड़े उद्योग में नहीं कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बागान, चाय कॉफी, इन सब में निवेश कर रहे हैं। यानी कि भारत में चूंकि क्या था, लेबर सस्ते थे। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन उस टाइम पे हो चुका था, लेबर्स के अधिकार आ चुके थे, वहां लेबर्स महंगे थे, एक रीजन ये भी है। तो अगर इस तरह का प्रश्न बने कि भारत में वित्तीय पूंजीवाद आने का क्या कारण था, क्यों यहाँ पे निवेश किया गया, तो 1857 के विद्रोह, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन, निवेश के नए अवसरों की खोज, क्यों खोजा जा रहा है, तो एक तो रीजन है कि चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन का, ठीक है, जिससे भारत में उनको सस्ता श्रम मिल सके, अस्थाई बाजार और भारत को अस्थाई बाजार और निवेश क्षेत्र बनाने का प्रयास था ये, कि हम यहाँ पे अपना एक अस्थाई उद्योग स्थापित करें। लेकिन मजे की बात यह है कि उनको ये भी फिक्र थी कि हम यहाँ पे भारी उद्योग ना स्थापित करें, भारत का औद्योगिकरण ही हो जाए, या भारतीय उद्योगों के जो स्वदेशी उद्योग थे उनके विकास को उन्होंने रोका, उनको कोई प्रमोट नहीं किया, स्वदेशी उद्योगों के विकास को प्रमोट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया। बाद में आप आगे चल के देखेंगे कावाजी, नाना, टाटा, इन लोगों ने भारत में उद्योग स्थापित किए अपने प्रयास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन से, लेकिन ब्रिटिशर्स का कोई सहयोग नहीं मिला उन्हें। रेलवे में उन्होंने निवेश किया तो वो भी काउंटर गारंटी दिया 5% की, जो निवेशक थे वो ब्रिटिशर्स थे, 5% की जो गारंटी उनको दिया वो भारतीय राजस्व से दिया, भारतीय राजस्व से दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब उनकी कोई नियति नहीं थी भारत में उद्योग स्थापित करना, भारत में निवेश करना, कुछ ऐसी मजबूरियां थी, कारण थी, जिस वजह से उन्होंने निवेश किया, इसीलिए उन्होंने भारत में औद्योगिकरण को रोका, औद्योगिक विकास को भारत में रोका, कुछ क्षेत्रों में उन्होंने पूंजी निवेश किया, जैसा मैंने बताया रेलवे, बैंकिंग, बीमा, ठीक है। इसका नकारात्मक क्या रहा, इसका नकारात्मक रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण निर्भरता, पूंजी का निरंतर बहिर्गमन हुआ, गरीबी और बेरोजगारी। यानी कि आप ये देखो ना, भारत में उद्योग डेवलप नहीं हो रहा है, जो भी अधिकतम न्यूनतम लागत पे अधिकतम लाभ पूंजीपति का ये प्रिंसिपल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो लाभ हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। यहाँ यह स्मरणीय है बताना आप लोगों की कि इसके पहले जो भी विदेशी आक्रांता वगैरह आए, चाहे मुगल हों, सल्तनत काल के हों, चाहे जो भी शासक होते थे, वो आते थे, जब यहाँ पे अपनी व्यवस्था स्थापित करते थे तो अपना यहाँ से जो भी उनको लाभ होता था वो यही निवेश कर देते थे। ऐसा नहीं है शक कुषाण आए तो लेके वो गए अपने मध्य एशियाई देशों में, या मुगल्स लेके गए उसको बाहर मध्य एशिया अपने मूल देश में, उन्होंने यहीं यहीं के वो हो गए, यहीं पर निवेश किया, यहाँ की समृद्धि में उन्होंने योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों की कंडीशन कुछ अलग थी, अंग्रेजों की व्यवस्था ऐसी थी कि वो भारत में बहुत मजबूरी में थोड़ा बहुत वो विकास करते थे, जितने जितने से उनका काम चल जाए, बाकी उनका जो निहित उद्देश्य होता था बस वो अपने मातृ देश का लाभ। यही इसीलिए औपनिवेशीकरण सबसे बुरी व्यवस्था थी भारत के लिए, उसके पहले जितनी शासन व्यवस्थाएं थी उसमें सबसे बुरी व्यवस्था थी ये औपनिवेशीकरण, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे पूंजी का निरंतर प्रवाह और बढ़ रहा है। देखा जाए तो वाणिज्यवाद के चरण में जितना निवारण प्रवाह था पूंजी का, और उसके ग्राफ को बनाया तो बढ़ता ही जा रहा है वो इस तरह से, ठीक है। वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार,
औद्योगिक चरण और पूंजीवाद। तो सर्वाधिक जो मुद्रा का निर्गमन है वो पूंजीवाद के चरण में है, पीक है ये इस समय का। अब हम समझ लेते हैं इसका ओवरऑल एक व्यू समझ लेते हैं कि जो औपनिवेशिक चरण में 3 चरण या स्थापित हुए ब्रिटिश भारत में। पहला जैसा मैंने बताया वाणिज्यवादी चरण, दूसरा मुक्त व्यापार या औद्योगिक चरण, तीसरा पूंजीवादी चरण। ठीक है, इन तीनों का ओवरऑल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो तो देखते आ ही रहे हैं। तो कुछ सकारात्मक अगर हम देखें सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हो रहा है, समाज सुधार आंदोलनों का उदय हो रहा है। कह सकते हैं कि जब लोगों में चेतना आई, बहुत सारे लोग जब पढ़ के बाहर से आए, यूरोप से ब्रिटेन से पढ़ के आए, वहाँ के मानववाद, तर्कवाद, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित हुए, तो भारत के लोगों को उन्होंने जागरूक किया, भारत की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, इन सारी कुरीतियों को, जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना, कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाना, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, इन सब लोगों ने योगदान किया। तो हम कह सकते हैं इसका ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव था इन ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण का। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, क्योंकि जब भारतों पहले तो हमें इनकी व्हाइट मैन ब्लैडन की थ्योरी को काटने के लिए भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने प्राचीनता में भारत के गौरव को खोजने का प्रयास किया। वैदिक काल की जो वर्ण विहीन व्यवस्था, जाति विहीन व्यवस्था थी, या जो कह सकते हैं उस समय का जो अंधविश्वास और उन सबसे मुक्त व्यवस्था थी, उसके गौरव को दयानंद सरस्वती ने स्थापित करने की कोशिश की। अशोक जैसे शासक, अकबर जैसे शासकों के समय की जो व्यवस्थाएं थी उसमें उन्होंने मूल्य तलाशे। तो कह सकते हैं कि काफी इसके प्रेस और विचारों की स्वतंत्रता भी दिखाई देती है। पहले तो इन लोगों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे आंदोलनों के माध्यम से, दबावों के माध्यम से प्रेस सेंसरशिप को भी रोकने का प्रयास किया गया, मीडिया के महत्व को समझा गया। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो देख ही रहे हैं। नकारात्मक अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन किया इन्होंने, व्हाइट मैन बैडन थ्योरी ले आए, लोगों में हीनता बोध बढ़ाया, क्योंकि उनको ये था कि लोगों में जब ब्रिटिश संस्कृति को लेकर श्रेष्ठता का बोध आएगा उसको वो अपनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उस मानसिकता में जब वो ढलेंगे तो उनकी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, इससे उनको लाभ होगा। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया कि भारत पिछड़ा है, धर्म के प्रभाव में है, अंधविश्वास के प्रभाव में है, हम तुमको आए हैं कल्चर्ड बनाने, सिविलाइज्ड बनाने बनाने। इन सब थ्योरी के माध्यम से उनमें हीनता की भावना ले आई, जिसको जगाने का काम भारतीय राष्ट्रवादी कुछ आंदोलन के नेताओं ने किया, जैसे तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने इस दिशा में प्रयास किया। ठीक है, हेनरी विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से भारतीय दर्शन, संस्कृति, आध्यात्म, इन सबको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति का आध्यात्मिक प्रभाव हावी हुआ, कह सकते हैं। मटेरियलिस्टिक थियरी, सामाजिक विभाजन जाति धर्म के आधार पर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। देखा जाए 1857 के बाद जब उसमें हिंदू मुस्लिमों की व्यापक एकता देखते हैं वो, तो उसको तोड़ने के लिए वो अपने प्रिंसिपल्स गढ़ते हैं। आप देखेंगे आगे चल के, चाहे मांटे मिर्लो अधिनियम हो, जिसमें वो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत पृथक निर्वाचन मंडल देते हैं मुसलमानों को। ठीक है, तो एक तरफ तो समाज का एडवांसमेंट हो रहा है, साइंटिफिक टेम्पर आ रहा है, आधुनिक मूल्यों, लोकतंत्र, समाजवाद, मानवता, समानता, इन सबसे भारतीय परिचित हो रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारत का धर्म धर्म संभाव का समाज था, जो उसकी हार्मोनी कल्चर थी, उसको डैमेज भी कर रहे हैं ये साथ साथ अपने डिवाइड एंड रूल के माध्यम से। जातियों में भी विभाजन कर रहे हैं ये। जातियों में देखें, सेना में जैसे गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट,
इस तरह से नाम दे के कुछ जातियों को ही वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके ये अपनाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि अब इसका हम आर्थिक प्रभाव एक एक चरणों पे तो हमने देखा ही था। अब इसका ओवरऑल आर्थिक प्रभाव अगर पूछा जाए तीनों चरणों का, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट निकाल के, जैसे धन का निकास, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो गई, क्योंकि जब पता चलता है कि विऔद्योगीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण नहीं हुआ भारत का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्यों? हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। ठीक है, कोई इंटरप्रेन्योर नहीं रहा, तो जो शिल्पी थे, उद्यमी थे, वो कृषि पर निर्भर हो गए, मजदूर बन गए, औद्योगिक पिछड़ापन हो गया, कोई भारी उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग भारत में विकसित नहीं होने दिया, चाय बागान इन सब में निवेश के अलावा। भारतीयों को बार बार अकाल पड़ रहा है जब आप रेवेन्यू बहुत ज्यादा ले रहे हो। दूसरा, राजस्व के अलावा नकदी फसलों के लिए आप दबाव डाल रहे हो, नकदी फसलों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो मजबूरी में। एक और रीजन था नकदी फसलों की तरफ जाने का। एक तो नकदी फसलों को इन्होंने प्रोत्साहित किया क्योंकि उनको कपास जैसे कच्चे माल चाहिए थे, जूट जैसे। दूसरा, कृषक भी मजदूरी में, उनको जब वो रेवेन्यू चुकाने के लिए ऋण जाल में फंस जाते थे, सूदखोरों महाजनों से ऋण लेते थे, तो उनको लगता था अब हम इस ऋण को अनाज से उतना हमें लाभ नहीं होगा, अगर हम नकदी फसलों को उगाएंगे तो हमको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, हम उसको बेचकर हम अपने कर्ज को चुका सकते हैं। तो मजबूरी में भी वो गए नकदी फसलों की तरफ। ठीक है, इन सब का परिणाम क्या हुआ कि अन्न का उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, दूसरे राजस्व अधिक देने से उनके पास शेष बचता था, खाने के लिए भी बहुत कम बचता था, अकाल, बार बार अकाल पड़ने लगा। सकारात्मक तत्वों की बात करेंगे तो आधुनिक अवसंरचना, रेल, बंदरगाह, जैसा कि मैंने बताया, इन सब का विकास किया इन्होंने, बैंकिंग, वाणिज्यिक संस्थाओं का विकास किया, अखिल भारतीय बाजार, एक पूरी भारत का जो बाजार था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गया, कह सकते हैं। भले इसमें भारत का नुकसान हो रहा था, भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में नहीं था, लेकिन एक जुड़ाव तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, भारतीय बाजार का आपस में जुड़ाव हुआ, उसका बाहर के बाजार से भी जुड़ाव हुआ। ठीक है, तो ये स्थितियां थी कुल मिलाकर। आर्थिक प्रभाव हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। अब हम इसका राजनीतिक प्रभाव भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पिन पॉइंट में। ओवरऑल राजनीतिक प्रभाव सबसे बड़ा यही, भारत 200 सालों के लिए गुलाम रहा, राजनीतिक रूप से गुलाम रहा। ठीक है, उसकी अपनी संप्रभु सरकार नहीं रही। नकारात्मक अगर बात करें तो उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा राजनीतिक परिणामों की बात की जाए तो भारत का जो आप लोग बताइए और क्या राजनीतिक परिणाम हो, राजनीतिक नकारात्मक परिणाम के बिंदुओं की बात की जाए। एक तो भारत 200 सालों तक उसकी अपनी सत्ता नहीं रही, राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के पास चली गई, कोई भारत में संप्रभु राज्य नहीं बचा था। आने वाले आगे जैसे जैसे इनका औपनिवेशिक विस्तार होता गया। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि अब कुछ राजनीतिक परिणामों में आपको पॉजिटिव परिणाम दिखाई देंगे ज्यादा, जैसे सैद्धांतिक रूप पे ही सही, इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को बढ़ावा दिया। ठीक है, सिद्धांत को बढ़ावा दिया, कैसे बढ़ावा दे रहे हैं तो आप देखो, एक पृथक न्यायपालिका स्थापित कर रहे हैं, पृथक न्यायिक संरचना स्थापित कर रहे हैं। ठीक, पृथक न्यायिक संरचना स्थापित कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं देखो तो, मुंसब से लेके जिला अदालतों तक, फिर सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का, ब्रिटेन क्राउन अंत में सर्वोच्च अदालत थी। तो एक आपको दिखाई देता है पृथक न्यायिक संरचना, पृथक कार्यपालिका, आगे चलकर विधायिका का भी विकास करते हैं वो। कार्यपालिका जो थी गवर्नर जनरल, उनकी कार्यकारिणी,
भारत में 1892 के बाद से ही वैसे विधायिका के मनोनीत के तौर पर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सदस्यों के द्वारा निर्मित विधायिका का निर्माण हुआ। ठीक है, तो विधायी संरचना, विधायिका का निर्माण करते हैं, ये विधायी संरचना का निर्माण कह सकते हैं। तो ये दिखाई देता है हमें। आधुनिक लोकतंत्र और न्याय, इन सब के मूल्यों से भारत परिचित हुआ। ठीक है, आधुनिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित हुआ भारत। आधुनिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित हुआ भारत। ठीक है, से परिचित हुआ। पुलिस सिस्टम स्थापित किया भारत में, आईपीसी, सीआरपीसी, जो कि आज भी चली आ रही है कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। तो जो भी आधुनिक पुलिस व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली हो, उन सब की नींव इसी समय पड़ती है। ठीक है, तो ये इसके सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर जो परिणाम निकल के आए वो सकारात्मक ज्यादा थे, और सबसे ज्यादा नकारात्मक परिणाम आर्थिक रूप से रहे इसके अनुपात में अगर हम देखें तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप लोग लिखने की स्थिति में रहेंगे, और नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।